नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको मैं साइंस का एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और साइंस में क्लास हमारी रहेगी 10th और सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे उसमें सब्जेक्ट जो चलता है वो चलता है साइंस। और साइंस में कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक होता है हमारा भौतिक विज्ञान, एक हमारा होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। और भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, ठीक। और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम केमिस्ट्री। और ये तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोलॉजी। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इन सब्जेक्टों के, इन पार्टों के विषय जान के रखेंगे कि हम लोग जो बोर्ड का एग्जाम जो देंगे हम उसमें से कितने नंबर का, ये कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो हमारी जो फिजिक्स है वो कितने नंबर की रहेगी? वो रहेगी हमारी बोर्ड में 25 नंबर की। और 25 नंबर की रहती है हमारी कौन? बायोलॉजी। और 20 नंबर की कितनी आती है? 20 नंबर की होती है हमारी केमिस्ट्री। तो अगर हम योग करते हैं तो पूरा पेपर हमारा बनता है थ्योरी है कितने नंबर का? 70 नंबर का। और 70 नंबर का और प्लस 30 हमारे जो विद्यालय की तरफ से जो नंबर दिए जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं हमारे 100। तो ये हमारी थोड़ी बेसिक जानकारी थी कि किस में से हम क्या पढ़ेंगे। और इस क्लास में इस समय हम क्या पढ़ेंगे? उस पार्ट को हम भौतिक विज्ञान को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने और इसको हम समझेंगे। ध्यान रहे अगर हमारे साथ अगर पढ़ना है तो कोई भी, चाहे न्यूमेरिकल तो बेसिकली याद ही नहीं किए जाते हैं, तो कोई भी डेरिवेशन हो, कोई भी थ्योरी हो, कभी भी याद ना करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, अपने आप याद होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी परिभाषाएं उनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके लाएंगे और समझेंगे कैसे हम उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए। आपको कुछ नजर आ रहा होगा, देख लिया होगा। तो ये है अपना विद्यालय सुमन विद्यापीठ। और एडमिशन अगर आपके संपर्क में कोई हो एडमिशन के लिए तो आप संपर्क जरूर करें। और एडमिशन ओपन है और सीजन 20 और 21। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर कोई निर्देश दिए हैं, कह सकते, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 100% परिणाम दिया जाएगा। और अच्छी बात ये हमारे लिए कि हमारी जो क्लासेज जितनी भी चलेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100% 90% हमारी रहेंगी स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट से आपसे पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाएगा क्या क्या होता है। तो आगे चले। चलिए, ये हमारा, मैंने बोला था अभी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे बोर्ड में जो नंबर आते, जो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं या पूछे जाते हैं हमसे,
तो उन क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे कि इस कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले ये हमारी एक कहना है कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपको थ्योरी भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ये गारंटी है आपसे 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ समझेंगे सबसे पहले चैप्टर से ही समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें किस किस के बारे में जानकारी रखनी है। तो यहाँ लिखा है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो भी चीज़ सीखेंगे वो किसके बारे में सीखेंगे, प्रकाश के बारे में। प्रकाश जैसे कि प्रकाश में गुण, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रकाश जो गति क्या चलता है वो कैसे चलता है, उसका पथ कैसा होता है, इस प्रकार की घटना जानेंगे और उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन को इंग्लिश बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ नहीं है, बस दोनों में देखा जाए तो बहुत अंतर है। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग से अगर देखें तो अंतर से है, यहाँ पर आता आपका आर और यहाँ आता आपका एल। यदि एल होगा तो आपका रिफ्लेक्शन ही परावर्तन हो जाएगा, यदि आर होगा तो आपका यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझें कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्रकाश को समझेंगे। तो प्रकाश की बारे में बात करें तो बात सोचो, हम परिभाषा बाद में आपको याद कराएंगे। सबसे पहले समझें कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश में क्या क्या पाया जाता है। अगर प्रकाश ना हो, सोच के देखो एक बार, प्रकाश की परिभाषा बनेगी क्या। सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश जो होता हमारा, तो प्रकाश के वजह से ही हमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो हम देख सकते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो वो वस्तुएं, कोई भी, चाहे किताब हो, चाहे मेज हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे घर हो, चाहे पेड़ हो, तो ये हमें जितनी भी सारी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो प्रकाश के वजह से ही दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो हमें ये पता पड़ेगी कि जो प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश की वजह से ही हमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वो वस्तुओं को या उन वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि प्रकाश में ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा को समझेंगे, परिभाषा से हम समझते हैं सबसे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर लिखिए परिभाषा कि प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो इतनी यहाँ से बात करें तो जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अभी हमने बोला था कि प्रकाश के ही वजह से हम वस्तुएं देख पाते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा या जो वस्तुओं को मुझे देखना है वहाँ अगर प्रकाश नहीं है तो वो वस्तु हमें कभी भी नहीं दिखेगी। इसका मतलब हुआ कि हम प्रकाश की वजह से हम वस्तुएं देख पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये एक प्रकार की ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में समझें कि ये ऊर्जा होती क्या है। तो हम लोगों के ऊर्जा की बात करें तो परिभाषा हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी। 9th में कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु या कोई कार्यकर्ता अगर वो कार्य करने में समर्थ है तो ही हम कहेंगे उसमें ऊर्जा है, अन्यथा नहीं। तो ऊर्जा कौन कौन सी प्रकार की होती है। तो सबसे पहली बात करें
तो ऊर्जा तो बहुत प्रकार की होती, कौन कौन सी, तो आप देखें कैसे कौन सी ऊर्जा होती है। तो नंबर वन हम मान लेते हैं कौन सी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से 9th में पढ़े हुए हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट बात करें चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। नेक्स्ट बात करें ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ये तो हमारे ऊर्जा के भाग हुए, लेकिन हमारी बात फिर से वही है कि प्रकाश में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा कैसे पता करेंगे ऊर्जा, तो चलिए बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब गर्मियों का जब टाइम होता है तो कोई भी अब लोहे की छड़ को अगर थोड़े समय के लिए अगर हम धूप में रख देते, रखने के बाद अगर उसको हम मान लीजिए उठाने जाएं तो कभी कभार क्या होता है, हर बार ये होगा अगर उसको हम पकड़ते हैं तो मुझे कुछ गर्माहट का महसूस होता ही नहीं होता है। तो जो गर्माहट जो आई वो किसकी वजह से आई, तो प्रकाश की वजह से आई। और प्रकाश में यानी कि जो हम लोगों ने जो लोहे के टुकड़े को धूप में रखा था तो पहले तो वो ठंडा था, जब मैं उस धूप से निकाला प्रकाश से उसको उठाने गए तो उठाने के बाद हमने एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखी या समझी कि वो जो हमने लोहे का जो टुकड़ा था तो कैसा हो गया, गर्म हो गया। जब वो गर्म हो गया तो इसका मतलब है, तो एक सबसे पहले इसमें लिखी है ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो अगर कोई भी पदार्थ उसमें ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा आ गई उसमें, तो ऊष्मीय जो ऊर्जा आ गई तो ये एक प्रकार की ऊर्जा ही तो हो गई। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा जो आई किसकी वजह से, वो है हमारी प्रकाश की वजह से। अरे प्रकाश की वजह से तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश में क्या पाई जाती है, ऊर्जा है, प्रकाश में ऊर्जा होती है। दूसरी चीज क्या है, आज के समय में ज़्यादा प्रकाश को क्या कह सकते हैं कि लगातार हमारा जो भारत देश है उसमें लगातार ईंधनों की हम लोग देखते चले आ रहे थे। तो जितने भी चाहे ज्वलनशील पदार्थ हो, कोयला के खाने हो, चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, जितनी आगे इसका पता या वैज्ञानिकों से निकाला है कि ये एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी जो ईंधन है वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन बात करें तो जो इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया है सिस्टम सोलर सेल। तो सोलर सेल किस पर काम करता है बता, वो किस पर काम करता है, वो जब हम सौर प्लेट को जब हम धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद उससे बैटरी चार्ज होती है। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा आ गई, तो सबसे पहले हम समझते हैं जैसे मान लीजिए ये सूरज और हमारे जो सोलर प्लैनेट जो लगे रहते हैं इस प्रकार से, उस पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ से बाहर जाकर किसमें जाती है, बैटरी में, और बैटरी क्या होती है, चार्ज। अब मैंने बोला था कि प्रकाश में क्या पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया कि उसमें ऊर्जा कैसे हम पता करेंगे, इसमें उसमें ऊर्जा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर देखें कैसे ऊर्जा इसमें संचित होगी। तो जब ये सूर्य से प्रकाश निकला, प्रकाश किरणें किससे टकराई, सोलर प्लैनेट से। जब प्लेटों से टकराई उसके बाद ये जो प्लैनेट है इसने क्या किया, इसने
प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज कर दिया, ये आ रही है हमारी कौन सी ऊर्जा, प्रकाश, अर्थात कह सकते हैं ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। जब प्रकाश ऊर्जा से पड़ी तो इसने इसको किसमें चेंज किया, विद्युत ऊर्जा में। जब विद्युत ऊर्जा में जब ये आई तो ये बैटरी में संचित होगी, संचित होगी तो इसमें जो ऊर्जा होगी, तो ध्यान रखें इसमें भी विद्युत ऊर्जा होगी। उसका रीजन क्या है कि जितनी भी बैटरी आज के समय बनाई जा रही वो उसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं, और प्लेटों के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो एक संधारित्र की तरह व्यवहार करती है, और संधारित्र के अंदर जो भी ऊर्जा संचित होती है वो एक विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, इसलिए हम इसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप ये न समझें कि ये रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा जो हम लोग जो यानी कह सकते हैं एक प्राथमिक सेल होती है, द्वितीय सेल। जो प्राथमिक सेल हम उसे कहते हैं जो केवल एक बार यूज करें, सिर्फ उसको दोबारा यूज नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं प्राथमिक। तो जितनी भी हमारे चाहे बैटरी जो हम लोग सेल वाली होती है, रिमोट में जो सेल डाली ये होती है हमारी प्राथमिक, इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा, तो इसमें हो जाएगी हमारी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ से कौन सा समझ में आया, बस याद हो गई हमारी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि प्रदान करती। देखिए जितनी भी हम परिभाषा यहाँ कवर कर रहे हैं उनको आपको सिर्फ कंप्यूटर वाइज लिखा हुआ है, सिर्फ उसको आप नोट करेंगे, जो हम लिखाते हैं उसको उससे समझने के लिए है। तो आप जब भी नोट करें तो जो हेडिंग यहाँ पर सामने आपको लिखी हुई होगी उसको हम साइड से होंगे, उसको उस वीडियो को आप पुश करेंगे, पुश करने के बाद आप लिख लेंगे, उसके बाद आप फेयर बनाते चलें अपने अपने साथ साथ, ठीक है। तो पुश कर लें और नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप्त वस्तु में, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है समझना। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, हम लोग जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करें। ये ऐसा नहीं कि जैसे कि आज के समय में वो चल रहा है कि जैसे कि बैंक हम लोग पैसे डालते हैं बैंक में, तो जब तक हम खाता नहीं खुलाएंगे उसमें डालें तब तक नहीं मिलेगा। एक दूसरा तरीका और चलता है, वो चलता है उसका यानी कह सकते हैं हाँ जो ब्याज वाला सिस्टम, कि हमने तुमसे लिया, हमने किसी और को दिया, किसी और को दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए प्रकाश के साथ, यानी ऐसे वस्तुओं के साथ नहीं होने कि उसका प्रकाश हमने लिया और फिर आपको दिखा रहे हैं, वो नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रकाश जो भी प्रकाश स्रोत हैं वो प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करें, तो उन्हीं वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो कहेंगे परिभाषा के अनुसार वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः उत्सर्जित या उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए आप लोग सोच के बताओ कि प्रकाश जो जितनी भी दीप्त वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सोच के बताओ क्या होंगे। तो सबसे पहला है प्रदीप्त वस्तु, ये आपके सामने आ गई प्रदीप्त वस्तु। ये क्या है, आपको सबसे पहले फिगर बनाते समय आपको कोई भी चित्र नहीं बनाना है, और आपको जैसे यहाँ लिखा है सिर्फ वहाँ पर लिखना है आपको नाम उसका। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एक सूरज, ये सूर्य। तो पहली दीप्त वस्तु क्या हुई, सूर्य। ये प्रकाश, क्या ये वस्तु किसी और से प्रकाश लेती है, नहीं ना लेती है। तो प्रकाश ये किसी दूसरी वस्तु प्रकाश नहीं लेती है, ये प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करता है सूरज, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रदीप्त। नेक्स्ट ये आपके सामने क्या आ गई, लालटेन। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, लालटेन। तो लालटेन ये भी
वस्तु दूसरी से, किसी भी दूसरी वस्तु से प्रकाश नहीं, ये स्वतः उत्सर्जित करती है। एक चीज और बताएं, एक चीज क्या है, ये जो वस्तु है ये इसको बोलते हैं हम कृत्रिम, इसको बोलेंगे हम कृत्रिम, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। अब इसका भी हम बताएंगे। ये आप पूछ रहे होंगे कि सर ये कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु क्या है, और ये हमारी है नेचुरल। नेचुरल की बात करें तो ये प्रकृति, प्राकृतिक है, प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु भी कह सकते हैं, इसे हम दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीप्त वस्तु। इसको भी हम दीप यानी कहते हैं, दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। तो अब बताते हैं कि ये कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु क्या होती है। एक चीज यहाँ शब्द लगने, हमेशा के लिए याद रखना, अगर कहीं भी ये शब्द लिखा हुआ अगर किसी के सामने अगर आ जाए, कहीं वो मिला, तो इसका मतलब हुआ कि मानव द्वारा जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं वहाँ पर लगाया जाता है कृत्रिम। जैसे कि क्या सूरज है, किसी मानव ने बनाया? नहीं बनाया है, तो इसको हम कृत्रिम कैसे लगा सकते हैं? ये लालटेन अपनी सुविधा के लिए यानी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मानव ने खुद बनाया है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? कृत्रिम दीप्त वस्तु। और कौन कौन सी वस्तु होती है? ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा वैद्युत बल्ब। तो वैद्युत बल्ब भी क्या दूसरे से प्रकाश लेता है? नहीं लेता है। जब नहीं लेता है तो ये स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए बोलते हैं इसे दीप्त वस्तु। दूसरा क्या जाएगा हमारा? वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब भी कह सकते हैं और बल्ब भी कह सकते हैं इसे हम। और ये मानव ने बनाया है, और मानव ने बनाया है तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कृत्रिम दीप्त वस्तु। अब बता सकते हो ये इसका जो आविष्कार किया किसने किया था? बल्ब ने थॉमस एडिसन, इसने क्यों? थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। और देखें, ये देखिए, ये सामने आ गई आपका जो बर्थडे बनता होगा तो आपने देखा होगा सामने ये जो कैंडल है इसको जलाया जाता है, तो ये भी तो एक प्रकाश स्रोत है, ये भी तो स्वतः प्रकाश से करती है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मोमबत्ती, मोमबत्ती। ये भी कृत्रिम दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, आपको थोड़ा कम नजर आ रहा होगा, ये है हमारा एलईडी बल्ब। ये हमारा है एलईडी बल्ब, एलईडी, बता सकते हैं एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं बता सकते। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। तो और भी आप सोच सकते हैं कि और भी क्या क्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है? अप्रदीप्त वस्तु देखें तो ठीक उसका उल्टा कर दें, इसका दीप्त वस्तु का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दीप्त वस्तु में आपको बताया था कि इसमें जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं
जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अपना अब स्वतः उत्सर्जन नहीं करती, या ऐसे भी कह सकते हैं ये दूसरे प्रकाश रूप से ग्रहण करने के बाद ग्रहण कह सकते हैं परावर्तन करने के बाद आपको परावर्तित करती हैं, उसके बाद हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आप इतनी भी परिभाषा देख सकते हो कि वे वस्तुएं जो यानी प्रकाश स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग समझे तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर हमें दिखाई देती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब जैसे की बात करें कि आपसे कहें कि जैसे कौन कौन सी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, ये जरूर लिख लेना। जैसे सबके दीप्त वस्तु के एग्जाम्पल यानी कि जैसे यानी उदाहरण, और अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण भी आपको लिखने हैं। सोच के बताओ, बाद में हम बताएंगे कि क्या क्या होता है। बताओ, नहीं पता? ये क्या आ गया? चंद्रमा। चंद्रमा दीप्त वस्तु है अदीप्त वस्तु है? तो सबसे पहले हम इसको हम थोड़ा बच्चों के अंदर ये यानी कह सकते हैं ये डाउट रहता है कि चंद्रमा दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु। तो सबसे पहले हम डाउट उत्पन्न करते हैं। अगर कोई कहता है कि सर कि एक बच्चे ने कहा कि सर ये दीप्त वस्तु है, मैंने बोला ठीक है आप सही बोल रहे हैं कि ये दीप्त वस्तु है। फिर मैंने उससे पूछा आप कैसे बता सकती है कि दीप्त वस्तु है? तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि दीप्त वस्तु ये वस्तु होती है जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है। उनकी बोलो बिल्कुल बात सही है। तो मैंने कहा बताओ कहाँ करती है? ये जो चंद्रमा है दीप्त वस्तु, जो अगर मैंने मान भी लिया तो ये दीप्त वस्तु जो है वो प्रकाश से कब करता है ये प्रकाश उत्सर्जन? तो आपने बोला कि सर जब रात होती है तब ये चंद्रमा यानी कि जब उजाला होता है उस टाइम ये चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जन करता है। और फिर मैंने कहा अच्छा ऐसी बात। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर रात का मतलब सूरज ना होना और दिन में सूरज होता है। जब रात में सूरज डूब जाता है या कुछ भी होता है XYZ अस्त होता है तो उसके बाद जो चंद्रमा है वो प्रकाश में देता है। इसलिए अब दूसरा बच्चा क्या कहता है सर ये दीप्त वस्तु है, खूब देता रहे लेकिन है ये दीप्त वस्तु, लेकिन उसने कारण नहीं बताया कैसे। चलिए हम बता सकते हैं, हम बताएंगे कि ये चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु। तो समझे कैसे? तो मान लें कि ये हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी, और बड़ी बना ये है पृथ्वी, ठीक, और ये पृथ्वी। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर है भारत, और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ इटावा के अंदर। अब समय की बात करें तो सबसे पहले समझना बहुत अच्छी तरीके से, ये कौन सा आपको क्लियर कर देगा दीप्त वस्तु है कि दीप्त वस्तु। समय मान लीजिए हमारा दिन का चल रहा है, दिन का चल रहा है तो यहाँ पर है मान लीजिए सूरज एस, ठीक है, ये प्रकाश यहाँ पड़ता रहेगा ऐसे। तो जहाँ जहाँ ये प्रकाश पहुँचेगा वहाँ क्या होगा? उजाला होगा, यानी कि दिन का समय होगा। तो हम लोग वही बोल चुके हैं कि हम लोग भारत में, और भारत उत्तर प्रदेश उत्तर इटावा में। और मान लीजिए यहाँ पर है हमारा चंद्रमा, तो ये हमें दिखाई। अब घूमते घूमते हुआ क्या, अब रात होगी, अब समय हमारा आ गया रात का। इस समय रात का हो गया तो सूरज क्या छिप जाएगा। मान लीजिए ये सिर्फ मानने वाले हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं सूरज जो होता है वो अपनी फोकस पर स्थित रहता है, और जो पृथ्वी जो है वो लगातार अपने इसकी पड़ता घूमती रहती। तो पहले जब भारत यहाँ था तो घूमते घूमते भारत यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ इटावा है, ये इटावा है,
और जब यहाँ पहुंच गया तो चंद्रमा मान लीजिए वो यहाँ है। अब यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, वो इतने भाग में तो पड़ेगा। जब इतने भाग में प्रकाश पड़ेगा तो इतने भाग में क्या होगा, दिन का समय उजाला होगा, दिन का समय होगा तो यहाँ अंधेरा होगा। अंधेरा मतलब क्या होगी, रात। अब रात होगी तो ये हमारा है सूरज और ये हमारा है चंद्रमा। तो होता क्या है कि जो प्रकाश स्रोत सूरज है वो ऐसा होता है नहीं इससे पृथ्वी पर प्रकाश डालता हो तो चारों तरफ डालता होगा इस प्रकार से, इसको डालता होगा इस प्रकार। तो ये प्रकाश कहाँ जाता होगा, चंद्रमा के पास जाएगा। चंद्रमा, अगर चंद्रमा टकराने के, जब चंद्रमा पर ये प्रकाश पहुंचेगा वहाँ क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद वो कहाँ पड़ेगा, भारत। भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, इटावा। हम लोग इटावा में रहेंगे तो यहाँ से प्रकाश जाता है, चंद्रमा टकराने के बाद यहाँ आएगा। इस वजह से हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देगा, प्रकाश यानी कि उसमें प्रकाश स्रोत बन गया, प्रकाश आने लगा। लेकिन मेन घटना क्या इस चंद्रमा ने अपने से प्रकाश दिया, नहीं दिया। वो प्रकाश आया कहाँ था, वो प्रकाश आया था सूरज से। सूरज से प्रकाश जाएगा चंद्रमा पर, चंद्रमा से टकराने के बाद जहाँ पर हम लोग रहे जिससे दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को, वहाँ पर हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देगा, प्रकाशित रहेगा। प्रकाशित रहेगा तो ऐसा लगेगा कि ये जो चंद्रमा हमें प्रकाश देगा। लेकिन मैंने पहले बोला है कि जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करें उन्हीं दीप्त वस्तु में गएंगे। क्या ये चंद्रमा ने स्वतः प्रकाश उत्सर्जित किया, नहीं किया। जब नहीं किया तो ये वस्तु क्या कहलाएगी, हमारी अप्रदीप्त। समझ में आया कि चंद्रमा दीप्त वस्तु है अदीप्त, कभी मत भूलना आप कि दीप्त वस्तु या अदीप्त। और नेक्स्ट आगे वाला एग्जाम्पल, ये क्या आ गई, कुर्सी। अगर मान लीजिए, अब एक चीज बहुत अच्छा फैक्ट बताएं कि कभी भी अगर आपको दीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु पहचानना हो तो क्या पहचानेंगे। सबसे पहले रात का समय या ऐसी जगह जहाँ अंधेरा रहता हो और जितनी वस्तुएं आप दीप्त यदि मुझे पता नहीं क्या आप खुद लेके आओ, उस अंधेरे रख दो। जो अंधेरे रख दें, जो हमें वस्तु दिखाई दे यानी कि प्रकाश वहाँ से निकले वही दीप्त है, जो ना दिखाई दे उसे दीप्त। अगर ये चेहर अगर आपके रात होगी, रात के अंदर किसी कमरे में जहाँ पर लाइट भी चली गई है, बिजली चली गई, उसके अंदर का कुर्सी, क्या आपको कुर्सी दिखाई देती है, नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी कुर्सी है ये प्रकाश से नहीं करती है। जब प्रकाश यानी कि उत्पन्न उस स्थान पर या उस जगह उत्पन्न होगा तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, अगर तभी हमें कुर्सी दिखाई देती है। तो इसका मतलब हुआ कि कुर्सी हमारी कैसी है, वस्तु अदीप्त है। सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, क्या आपको अगर आपके घर में किसी कमरे में अंधेरा है, क्या हमें जो मेज दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। तो ये भी तो प्रकाश से नहीं करती है, तो ये भी क्या कहेंगे हम, मेज कैसी है, अदीप्त या अप्रदीप्त। तो ये हमारी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, छाता। अगर इसको भी अगर हम अंधेरे में रख देते हैं तो बताइए क्या ये हमें छाता दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। जब नहीं दिखाई देता है तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी अदीप्त या अप्रदीप्त। नेक्स्ट ये आ गया, अगर जिसके घरों में बर्तन नहीं है तो वो हमसे ले जा सकता है। इसमें देखो सब कुछ है, ग्लास भी है, कटोरी भी है, थाली भी है, और क्या चाहिए। एवं हमने सामान भी रख दिए, शिमला मिर्चें हैं, नींबू है, सारे सब्जी भी बनी हुई है इसमें। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है, क्या ये जितनी भी ये वस्तुएं रखी हुई हैं ये दीप्त हैं क्या दीप्त हैं,
अब वही है पहचान करने का तरीका। आप इन सभी वस्तुओं को कहाँ रख दें, अंधेरे में रख दें। अंधेरे में रखने के बाद अगर ये हमें दिखाई देती हैं तो ये दीप वस्तुएं हैं, अन्यथा नहीं। अगर रसोई का मान लिया रात का समय में अगर लाइट चली जाए तो ये जो सामान आपको कहाँ मिलता है, रसोई घर में। और रसोई घर में जब मिलेगा तो क्या ये वस्तुएं बर्तन दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती। ये सभी क्या होंगे, इसको हम बोलेंगे बर्तन। ये सभी क्या होंगे, अधिक वस्तु। आज का जो क्लास है वो आपका यहीं पर रोका जा रहा है। आगे की जो बात है, आगे की जितनी भी मीटिंग है वो आगे हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको। तो